दोस्तों, ये पूरी दुनिया ही भरोसे और विश्वास पर टिका हुआ है, क्योंकि इसी विश्वास के चलते लोग अपने घरों से सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं ताकि अपने परिवार की बेहतर तरीके से देखभाल कर सकें। पर यकीन मानिए कि जिस दिन ये भरोसा और विश्वास टूटता है, उस दिन कई लोगों की जिंदगियां भी हमेशा के लिए तबाह कर देता है। दरअसल आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है जबलपुर, और इसी जबलपुर का एक थाना पड़ता है रांझी। रांझी थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है अखाड़ा, और इसी अखाड़ा मोहल्ले का रहने वाला है सोनू ठाकुर। सोनू, जिसकी उम्र है लगभग 40 साल के आसपास, जो एक कपड़े के शोरूम में सेल्समैन की नौकरी करता है। दरअसल सोनू के परिवार में उसकी पत्नी नीतू के अलावा 2 बेटियां हैं, जिसमें से एक की उम्र है 2 साल और दूसरी की उम्र है 4 साल। वैसे तो सोनू, जो मूल रूप से दमोह जिले के अंतर्गत हिनौता गांव का रहने वाला है, 4 भाइयों में सबसे बड़ा है। लेकिन सोनू जो बेहद गरीब परिवार से था, गरीबी की वजह से ही सोनू शादी नहीं करता है। लेकिन जब उसकी उम्र 35 पार करने लगती है, आखिरकार सोनू के परिवार वाले उसकी शादी नीतू से कर देते हैं। हालांकि सोनू जब नीतू से शादी कर अपने घर लेकर के आता है, तो सोनू की परेशानियां दोगुनी बढ़ जाती है, क्योंकि सोनू तो अपना खर्च उठा ही नहीं पा रहा था। शादी के बाद जब पत्नी को घर लेकर के आता है, तो पत्नी की जिम्मेदारी भी उसके सर पे आ जाती है। जैसे तैसे अपनी पत्नी के साथ समय गुजारता तो है, लेकिन परेशानियां जब उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। एक दिन नीतू अपने पति को समझाते हुए कहती है कि इस तरीके से हम कब तक अपनी जीवन व्यतीत करेंगे। बेहतर है कि तुम किसी शहर में जाओ और जा कर के कोई नौकरी देख लो। नीतू जब अपने पति को शहर जाने के लिए कहती है, तो सोनू को भी उसकी पत्नी की सुझाव पसंद आ जाती है, और ठीक करीब 5 साल पहले सोनू अपनी पत्नी को लेकर के जबलपुर में आ जाता है, और फिर जबलपुर के ही इसी अखाड़ा मोहल्ला में एक किराए का कमरा लेकर के रहने लगता है। हालांकि जब जबलपुर शहर में पहुंचता है, उसे एक कपड़े के शोरूम में जब नौकरी मिल जाती है, सोनू ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है। और जब 5 साल का समय गुजरता है, सोनू इतना पैसा तो ज़रूर इकट्ठा कर लेता है कि उन पैसों से अपना एक छोटा सा मकान भी बना लेता है। लेकिन इन 5 सालों में सोनू के 2 बच्चियां भी हो जाती है। सोनू जो अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों के साथ बेहतर तरीके से जीवन व्यतीत करने लगता है। बात कर रहा हूं मैं 28 नवंबर 2020 की रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास। सोनू हर रोज़ की तरह जब खाना खा लेता है, मोबाइल अपने घर पे छोड़ देता है और अपनी पत्नी से बोल करके जाता है कि मैं बाहर टहलने के लिए जा रहा हूँ और थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। लेकिन जब 2 घंटे तक भी सोनू घर वापस नहीं आता है, तो उसकी पत्नी नीतू एकदम से परेशान हो जाती है और फिर अपने पति को ढूंढते हुए अपने घर से बाहर जाती है और आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। पर इसके बावजूद भी सोनू का कुछ पता नहीं चलता है, जिसकी वजह से अब नीतू उसके जितने भी जानने वाले होते हैं सबके नंबरों पर कॉल करती है, और इस पूछताछ में पूरी रात गुजर जाती है। पर अगली सुबह तक भी सोनू वापस घर नहीं आ पाता है। और जैसे ही सुबह होती है, आखिरकार अगले दिन 29 नवंबर 2020 को बगल के ही एक नाले में सोनू की डेड बॉडी बरामद होती है। दरअसल सोनू की डेड बॉडी जो कंबल में लपेटा हुआ था। पड़ोसी जब उस डेड बॉडी को देखते हैं, तुरंत ही इस बात की जानकारी सबसे पहले सोनू की पत्नी नीतू को देते हैं, और नीतू जब घटनास्थल पर पहुंचती है, जब अपने पति की डेड बॉडी को देखती है, तो देख करके दहाड़े मार करके रोने लगती है। उसके बाद से आस पड़ोस के लोग इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस जब अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और जब सोनू की डेड बॉडी को चेक करती है, तो मालूम चलता है कि सोनू के गले पे एक तेजधार हथियार को चला ही गया था। साथ ही साथ जो उसका बायां हाथ था, बाएं हाथ के नस पे भी हथियार को चलाया गया था। पुलिस जब इस हत्या के बारे में सोनू की पत्नी नीतू से पूछताछ करती है, तो नीतू पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, मेरे पति कल रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास खाना खा करके बाहर टहलने के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद से दोबारा घर वापस नहीं आए। पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर सोनू की पत्नी नीतू के ही तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस की जांच पड़ताल शुरू करती है।
दरअसल पुलिस वहां घटनास्थल पर ही फोरेंसिक टीम को बुलाती है और फोरेंसिक टीम जब वहां पर पहुंचती है तो घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है। दरअसल जिस नाले में सोनू का डेड बॉडी पड़ा हुआ था वहां आसपास में खून के छींटे भी थे। पुलिस जब वो खून के छींटों को चेक करते हुए आगे बढ़ना शुरू करती है तो आखिरकार वो खून के छींटे घटनास्थल से लेकर के सोनू के घर तक का दिखाई देता है। पुलिस वहां से फॉलो करते हुए जब सोनू के घर में जाती है और घर के अंदर जब कमरे को जाकर के चेक करती है तो मालूम चलता है कि कमरे के अंदर भी खून का धब्बा लगा हुआ था, जिससे साफ क्लियर हो जाता है कि सोनू की हत्या उसके घर के अंदर ही की गई थी। अब पुलिस को सोनू की पत्नी नीतू की वो बातें याद आने लगती है कि नीतू ने पुलिस को क्या जवाब दी थी। दरअसल नीतू बताई थी कि उसका पति रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास खाना खाने के बाद घर से बाहर टहलने के लिए गया था। साफ लग रहा था कि नीतू पुलिस वालों से झूठ बोल रही थी। पुलिस इसी के आधार पर नीतू को गिरफ्तार करती है और जब उसे थाने में लेकर आती है और फिर नीतू से उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो पहले तो नीतू भरपूर पुलिस वालों को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस जब नीतू के साथ सख्ती से पेश आनी शुरू करती है आखिरकार नीतू भी पुलिस वालों के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती है और मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेती है और पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि हाँ साहब, मेरे पति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही किया है। लेकिन नीतू जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक करीब लगभग 8 महीने पहले। साल 2020 के ही जनवरी महीने में नीतू जब दोपहर के वक्त अपने घर पे थी, अचानक उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। हालांकि उस नंबर को नीतू पहचान तो नहीं रही थी, लेकिन जैसे ही फ़ोन उठाती है फ़ोन करने वाला उधर से जवाब देता है कि क्या आप निशा वर्मा बोल रही हैं। इस पर नीतू जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मैं नीतू ठाकुर बोल रही हूँ। फ़ोन करने वाला कहता है कि मेरा नाम राजू प्रभाकर है और मैं गाजीपुर से बोल रहा हूँ। दरअसल मैं कंप्यूटर ट्रेडिंग का काम करता हूँ और मुझे निशा वर्मा को एक प्रिंटर डिलीवर करना था। इसी सिलसिले में मैंने कॉल किया था, लेकिन शायद हो सकता है कि गलती से वो आपके नंबर पे चला गया। लेकिन राजू जब रॉन्ग नंबर से नीतू के नंबर पे कॉल करता है तो पहली बार में इतनी बेहतर तरीके से बातचीत करता है कि उसकी बातें कहीं ना कहीं नीतू को पसंद आ जाती है। उसके बाद से नीतू और राजू के बीच अक्सर फ़ोन के ज़रिए बातचीत होना शुरू हो जाता है और बातचीत करते करते नीतू और राजू दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार नीतू और राजू के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। राजू जिसकी उम्र अभी मात्र 25 साल के आसपास है, जो कुंवारा है और नीतू से लगभग 4 साल छोटा भी है। लेकिन राजू भी नीतू को इतना चाहने लगता है कि उससे मिलने के लिए एकदम से बेकरार हो उठता है, लेकिन चाह करके भी नीतू से मुलाकात नहीं कर पाता है क्योंकि नीतू जबलपुर में रह रही थी। बातों का सिलसिला जब शुरू होता है और जब 7 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन राजू अपने ऑफिस वालों से बातचीत करके अपना ट्रांसफ़र जबलपुर में करा लेता है और जब जबलपुर में पहुंचता है, जा कर के जब नीतू के पास कॉल करता है और कहता है कि मैं जबलपुर में आ गया हूं, तो ये जान करके नीतू भी काफ़ी खुश होती है और राजू से पहली बार मुलाकात करने के लिए उसे अपने घर पे ही बुलाती है क्योंकि नीतू का पति सोनू जो सुबह के करीब 9 बजे के आसपास अपनी ड्यूटी पे चला जाता था और रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास वापस अपने घर आता था। इस बीच में नीतू अपने दोनों बच्चियों के साथ अकेले ही घर पे रहती थी। राजू जब नीतू से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है और जब पहली बार सामने से नीतू को देखता है तो नीतू की खूबसूरती देख उसे देखते ही रह जाता है। दरअसल पहली मुलाकात में ही नीतू के घर के अंदर नीतू और राजू के बीच में अवैध संबंध बन जाता है और जैसे इस तरह का रिश्ता कायम हो जाता है, उसके बाद से अब नीतू राजू से बार बार मुलाकात करने के लिए एक चाल चलती है। शाम के वक्त जब उसका पति आता है तो राजू को सामने खड़ा कराकर उसे अपना दूर का रिश्तेदार बता देती है और कहती है कि राजू को यहीं पे नौकरी मिल गई है, लेकिन इसे रहने के लिए मकान तो बगल में मिल जाएगा पर खाना नहीं बना सकता है। दरअसल राजू कह रहा है कि अगर मैं उसे खाना बना करके दे देती हूँ तो हर महीने हमें 3000 रुपया देगा। नीतू जब इस तरह की बातें अपने पति सोनू से कहती है तो सोनू को भी लगता है कि इसमें हर्ज ही क्या है, जहाँ हम 4 लोगों का खाना बनता है वहाँ पे
राजू का भी खाना बन जाएगा और महीने में एक्स्ट्रा हमें 3,000 रुपया भी मिल जाएगा। सोनू इसके लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से खुद नीतू ही पड़ोस में ही राजू को एक किराए का कमरा दिलवा देती है और फिर उसका खाना अपने पास बनाने लगती है। और खाना बनाने के बाद अक्सर उसके कमरे पर जब पहुंचाने के लिए जाती है, उसी के कमरे के अंदर राजू से मुलाकात भी कर लेती है। चूँकि जब ये सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से राजू भी अब नीतू के ऊपर आंख बंद करके पैसा लुटाने लगता है। उसकी तमाम ख्वाहिशों को ही नहीं पूरा करता है बल्कि उसे जहाँ तहाँ ले करके घुमाने भी लगता है। लेकिन नीतू और राजू के बीच में जब इस तरह का रिश्ता कायम होता है, इस बात की जानकारी नीतू के पति सोनू को कभी नहीं मालूम चलता है। पर जैसे ही 1 महीने का समय गुजरता है और बार बार राजू नीतू को लेकर जहाँ तहाँ घुमाने लगता है, पड़ोसियों को शक हो जाती है और आखिरकार एक दिन पड़ोसी इस बात की जानकारी सोनू को दे देता है। हालांकि सोनू को जो अपनी पत्नी पे आंख बंद करके भरोसा था, पड़ोसी जब इस तरह की बातें कहता है, सोनू उसकी बातों पे यकीन तो नहीं करता है। लेकिन सोनू जब घर पे पहुंचता है तो इस बारे में अपनी पत्नी से जरूर पूछताछ करता है। लेकिन नीतू भी तिरिया चरित्र का खेल करते हुए अपने पति को अपने भरोसे में ले लेती है और ये सिलसिला यूं ही चलने लगता है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब एक दिन सोनू अपने काम पर जाता है और दोपहर के वक्त अचानक जब उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो अपने घर पे आ जाता है। जब घर पे पहुंचता है तो देखता है कि उसकी दोनों बच्चियां घर के बाहर खेल रही है और जब कमरे के अंदर एंट्री करता है तो कमरे के अंदर ही राजू और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। उस दिन सोनू को लगता है कि जो उसका पड़ोसी बोल रहा था सच बोल रहा था। जब सारा नज़ारा अपने आंखों के सामने देखता है, वहां से तो राजू भाग खड़ा होता है, लेकिन सोनू अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है। लेकिन जब पिटाई करना शुरू करता है, नीतू भी अपने पति का पैर पकड़ लेती है और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए कहती है कि बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी। चूँकि सोनू के सामने भी कोई रास्ता नहीं था, उसे लग रहा था कि अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ देता हूँ तो मेरी दोनों बच्चियों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसीलिए सोनू अपनी पत्नी को माफ़ कर देता है। सोनू दूसरी बार अपनी पत्नी के ऊपर भरोसा तो कर लेता है, लेकिन नीतू के आदतों में कोई सुधार नहीं होती है। सोनू फिर से जब अपनी ड्यूटी चला जाता है, उसके बाद से नीतू अब राजू को बाहर बुला लेती है और फिर बाहर जा कर के होटलों में मुलाकात करने लगती है। लेकिन दोबारा जब इस तरह का सिलसिला शुरू होता है, फिर से एक दिन इस बात की जानकारी उसके पति सोनू को मालूम चल जाता है और सोनू को जब दोबारा मालूम चलता है कि उसकी पत्नी अभी तक सुधरी नहीं है, आखिरकार सोनू अब एक फैसला करता है। दरअसल सोनू अब अपनी पत्नी से कहता है कि दरअसल हम यहाँ का अपना मकान बेच देते हैं और हमेशा के लिए पैतृक गांव चले जाते हैं, क्योंकि सोनू को लगता है कि अगर मैं अपनी पत्नी को गांव में लेकर के चला जाता हूँ, जब उसकी पत्नी से राजू की कुछ दिनों तक दूरियां हो जाएगी, आखिरकार उसकी पत्नी सही रास्ते पे आ जाएगी और फिर अपने परिवार में उलझ जाएगी। गांव जाने के लिए जब कहता है तो ये सुन करके नीतू एकदम से घबरा जाती है, क्योंकि तब तक नीतू और राजू जो शादी करने का फैसला कर चुके थे। दरअसल नीतू जो किसी भी कीमत पे राजू को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि राजू उसके तमाम ख्वाहिशों को पूरा कर रहा था। घर जाने के लिए जब कहता है, नीतू घर जाने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद से राजू के ऊपर दबाव डालते हुए कहती है कि इससे पहले कि मेरा पति हमेशा के लिए मुझे घर लेकर के चला जाए, तुम कोई ना कोई रास्ता निकालो। राजू उसे समझाते हुए कहता है कि हम दोनों घर छोड़ करके भाग जाते हैं, लेकिन नीतू उसे जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, मैं अपनी दोनों बच्चियों के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ, कोई दूसरा उपाय बताओ। राजू और नीतू दोनों मिल करके तरह तरह का दिमाग तो लगाते हैं, लेकिन जब इसका कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, आखिरकार नीतू मजबूर होकर के राजू को अपने ही पति को मारने का आदेश दे देती है। इधर राजू भी नीतू के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो चुका था कि आखिरकार सोनू को मारने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से राजू और नीतू दोनों मिल करके एक प्लान बनाते हैं और इसी प्लान के तहत सही समय का इंतज़ार करने लगते हैं। दरअसल 29 नवंबर 2020 को सोनू, जो अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों को लेकर हमेशा के लिए गांव जाने वाला था, 28 नवंबर 2020 को रात्रि के वक्त जब घर पे आता है तो आते ही अपनी पत्नी से कहता है कि सारा सामान पैक कर लेना, कल सुबह हम अपने घर के लिए निकल जाएंगे। जाने के लिए जब कहता है, नीतू भी अपने पति के सामने इस प्रकार से खुश हो जाती है
कि सोनू को अपनी पत्नी को लेकर कोई शक ही नहीं होता है। रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास सोनू जब खाना खा लेता है, कुछ देर टहलने के लिए अपने घर से बाहर निकल जाता है और करीब 11 बजे के आसपास जब घर वापस आता है तो सीधे अपनी बेड पे चला जाता है। इधर नीतू भी अपना सारा काम निपटाने के बाद अपने पति के बगल में जाकर लेट जाती है और फिर उससे मीठी मीठी बातें करने लगती है। दरअसल दोनों एक दूसरे से इतना काफ़ी खुश होते हैं कि बेड पर दोनों के बीच संबंध भी बनता है और जैसे ही इससे फारिग होते हैं उसके बाद से सोनू काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है। सोनू तो काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी की आंखों में नींद ही नहीं आती है। जब रात्रि का 1 बजता है, आखिरकार नीतू अपने प्रेमी राजू के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है। जैसे ही राजू इधर सोनू के घर पे पहुंचता है, उसके बाद से नीतू किचन में जाती है और वहां से एक तेज़धार हथियार को लेकर आती है और उस हथियार को राजू को दे देती है। उस वक्त सोनू, जो कि बेड पे काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था, सोते वक्त ही नीतू अपने पति के दोनों पैर पकड़ लेती है। उसके बाद से राजू, जो सोनू के छाती पे जाकर के बैठ जाता है और फिर उस हथियार को सोनू के गले पे चला देता है। साथ ही साथ उस हथियार को सोनू के बाएं हाथ के नस पे भी चला देता है, जिसकी वजह से सोनू की चीख भी नहीं निकल पाती है और घटनास्थल पे ही उसकी मौत हो जाती है। सोनू की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से सोनू की डेड बॉडी को एक कंबल में लपेटते हैं। उसके बाद से नीतू घर से बाहर निकलती है, मुआयना करती है और जब देखती है कि पूरा मोहल्ला शांत है, दोनों मिल करके सोनू की डेड बॉडी को घर से बाहर लेकर के निकलते हैं और बगल का जो नाला होता है उसी नाले में ले जाकर के फेंक देते हैं। वहाँ से राजू अपने घर चला जाता है और इधर नीतू जो वापस अपने घर आ जाती है और घर पे पहुँचने के बाद अपने कमरे की बेहतर तरीके से सफाई कर देती है। और जैसे ही सुबह होती है, उसके बाद से नीतू अब अपना नाटक करना शुरू कर देती है। दरअसल नीतू, जो कि दरवाजे पे बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और रोते हुए जब आस पड़ोस के लोग देखते हैं, जब वहाँ पे पहुँचते हैं और नीतू से जब पूछताछ करते हैं तो नीतू पड़ोसियों से झूठ बोलते हुए कहती है कि कल रात को मेरा पति 10 बजे घर से बाहर टहलने के लिए गया था, लेकिन अभी तक वो घर वापस नहीं आया है। वाकई में नीतू जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस अब नीतू के तहरीर पर उसके प्रेमी राजू को भी गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से अदालत में पेश कर जेल तो भेज देती है, लेकिन तब तक इधर सोनू के परिवार वाले जो गांव से चल कर के जबलपुर तक पहुंचे नहीं थे। तब तक पुलिस सोनू के दोनों बच्चों को पड़ोसी के हवाले कर चुकी थी और जैसे ही इधर सोनू के परिवार वाले गांव से चलकर जब जबलपुर में पहुंचते हैं तो सोनू के दोनों बच्चियों को अपने साथ लेकर घर चले जाते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।